Welcome to Nexa Fiction Channel. The Poison Queen Reborn as a Princess. चैप्टर 3 जहर की पहली तैयारी। अद्विका ने बहुत ही ध्यान से उन सभी जड़ी बूटियों को एक एक करके चेक किया। उसकी मेडिकल जगत की तीखी नजरों से कुछ भी छुपना नामुमकिन था। उसने देखा कि सारी जड़ी बूटियां बिल्कुल असली थीं और उनका निखार बहुत अच्छा था। सब कुछ सही पाकर उसने उस बूढ़े दुकानदार की तरफ अपनी हरी आंखें उठाईं और अपनी बदली हुई भारी आवाज में पूछा, मिस्टर, इन सब जड़ी बूटियों की कुल कीमत कितनी हुई? इस पर उस बूढ़े दुकानदार ने बहुत ही सहजता से मुस्कुराते हुए जवाब दिया, छोटे मास्टर, ये सभी जड़ी बूटियां इस इलाके में काफी आम हैं और पहाड़ों पर बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। इसलिए आपको इनके लिए ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनकी कीमत ज्यादा बिल्कुल नहीं है, बस एक सिल्वर टाइल काफी होगी। दुकानदार की यह बात सुनते ही अद्विका की सुंदर भौहें हल्के से सिकुड़ गईं। उसके दिल की धड़कन एक सेकंड के लिए भारी हो गई, क्योंकि इन 15 सालों के कड़े जीवन में ओरिजिनल अद्विका ने जो अपनी कुल बचत जोड़कर रखी थी, वह महज 2 चांदी के सिक्के ही थे। और आज पहली ही बार में उसने अपनी उस कुल बचत का ठीक आधा हिस्सा एक बार में ही खर्च कर दिया था। लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने दिमाग के भीतर विचार किया। उसने खुद को समझाया कि यह कोई घाटे का सौदा नहीं है। वह इस जड़ी बूटी से जो तैयार करने वाली थी, उससे वह आगे चलकर कहीं ज्यादा गुना ज्यादा पैसा बहुत ही आसानी से कमा लेगी। यही सोचकर उसने अपनी पॉकेट से एक चांदी का सिक्का निकाला और उस दुकानदार के हाथ में थमा दिया। उसने उन जड़ी बूटियों को उस दुकानदार से बहुत ही अच्छे से पैक करने को कहा। पैकेट हाथ में लेते ही वह बिना एक सेकंड का भी वक्त गवाए वापस उसी पुराने टूटे और संकरे रास्ते से होते हुए छुपते छुपाते वापस महल के उस जर्जर हिस्से के भीतर लौट आई। अपने उस जर्जर और सूने कमरे के भीतर वापस आते ही अद्विका ने बिना कोई समय गंवाए अपना काम शुरू कर दिया। उसने एक पुराने मिट्टी के बर्तन में पानी भरा और उन सभी जड़ी बूटियों को डालकर उन्हें बहुत ही तेज आग के ऊपर उबालना शुरू कर दिया। वह पूरे धैर्य और अनुशासन के साथ लगातार 4 से 5 घंटे तक उन दवाओं के साथ अपनी पूरी कलाकारी दिखाती रही। धीरे धीरे उस बर्तन के भीतर से एक बहुत ही अजीब, तीखी और रहस्यमय खुशबू बाहर हवा में फैलने लगी। वह कोई साधारण दवा बिल्कुल नहीं बना रही थी। अद्विका ने अपने चेहरे पर पहले से ही वह बड़ा सा रुमाल बहुत मजबूती से बांध रखा था। उस नकाब के बंधे होने की वजह से वह जहरीली खुशबू और उसका धुआं उसकी नाक के भीतर जरा सा भी अंदर नहीं जा पा रहा था और वह पूरी तरह से सेफ थी। दवा के पूरी तरह पक जाने के बाद उसने उस बर्तन को एक भारी ढक्कन से बहुत ही कसकर ढक कर रख दिया। उसने उस बर्तन को अपनी पुरानी लकड़ी की अलमारी के सबसे निचले गुप्त कोने के भीतर छुपा कर रख दिया, ताकि महल का कोई भी इंसान गलती से भी उसे ढूंढ न सके। अब वह बहुत ही शांति के साथ रात होने का इंतजार करने लगी। आज पूरे दिन महल के उस सूने हिस्से के भीतर अद्विका से मिलने या उसे परेशान करने कोई भी दूसरा इंसान बिल्कुल नहीं आया था। इसकी सबसे बड़ी और मुख्य वजह यह थी कि महल के भीतर एक बहुत ही भव्य और बड़ी राजकीय दावत होने वाली थी, जिसकी तैयारियों में महल के सभी लोग दिन रात बहुत तेजी से लगे हुए थे। और अद्विका को अपनी यादों से यह बहुत अच्छे से मालूम था कि यह वही समय था जब ओरिजिनल अद्विका के जीवन की असली बर्बादी शुरू हुई थी, क्योंकि उसकी पिछली लाइफ के मुताबिक महाराज ने पहली बार उस मासूम अद्विका को इस कमरे से बाहर बुलाकर उस बड़ी राजकीय दावत में आने का हुक्म दिया था। और उस महफिल के भीतर कुछ ऐसा घटिया और खौफनाक एक्सीडेंट हुआ था, जिसने उस असली अद्विका की पूरी लाइफ को हमेशा के लिए एक नर्क में बदल दिया था।
और उस रात के बाद महल के लोग उसे पहले से भी कहीं गुना ज्यादा परेशान और जलील करने लगे थे। अद्विका ने अपने दिमाग में आ रहे इन सभी दर्दनाक ख्यालों को एक झटके के साथ पूरी तरह बाहर निकाल दिया। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था। वह अब उस पुरानी अद्विका की तरह कोई लाचार राजकुमारी नहीं थी, वह पॉइजन क्वीन थी। उसे अब सिर्फ और सिर्फ रात के पूरी तरह से ढल जाने का इंतजार था, ताकि वह अपनी बिछाई जा रही इस शतरंज की बाजी के पहले प्लान को बहुत ही शातिर तरीके से आगे बढ़ा सके। सूरज पूरी तरह से पहाड़ों के पीछे डूब चुका था और रात का घना अंधेरा चारों तरफ अपनी बाहें फैला चुका था। यह 16वीं सदी का वो पुराना समय था जहां बिजली का कोई नामोनिशान नहीं था। लोग सूरज के ढलने से पहले ही अपने घरों के भीतर रात का खाना पूरी तरह से खा लिया करते थे। लेकिन अद्विका, उसे पूरे 24 घंटे में महज 2 बार ही खाना दिया जाता था और रात के भोजन के लिए उसे हमेशा देर रात तक इंतजार करना पड़ता था। नियम यह था कि जब महल के सारे बड़े राजा, रानियां और उनके सौतेले भाई बहन पूरी तरह से अपना शाही भोजन कंप्लीट कर लेते थे, तब जाकर रसोई में बचा कुचा, बासी और जूठा खाना इस जर्जर हिस्से की तरफ भेजा जाता था। रात के ठीक 8 बज रहे थे। तभी कमरे के उस शांत माहौल को चीरते हुए भारी दरवाजे के ऊपर एक बहुत ही बदतमीज और जोरदार नॉक हुई। अद्विका ने अपनी गर्दन उठाई और जाकर जैसे ही कमरे का वह लकड़ी का दरवाजा खोला, बाहर की मध्यम रोशनी के भीतर लगभग 30 साल की उम्र की एक बेहद घमंडी और मामूली नौकरानी हाथ में एक स्टील की प्लेट थामे खड़ी थी। उस नौकरानी ने जैसे ही दरवाजे पर अद्विका के उस नाजुक वजूद को देखा, उसके चेहरे पर साफ तौर पर असीम तिरस्कार, नफरत और घृणा के भाव साफ साफ उभर आए। उसने अपनी इस बकवास नफरत को अद्विका के सामने छुपाने की जरा सी भी जहमत बिल्कुल नहीं उठाई। वह अद्विका को पैर की जूती समझती थी। उसने बहुत ही बदतमीजी के साथ अपने हाथ में रखी हुई उस खाने की गंदी प्लेट को आगे बढ़ाया, जिसमें नीचे की तरफ कुछ सूखे हुए ठंडे चावल और बची कुची बासी सब्जियां पड़ी हुई थी। उसने वह प्लेट अद्विका के हाथों में जबरदस्ती थमाते हुए बेहद कड़वी और जहरीली आवाज में सीधे मुंह पर ताना मारते हुए कहा, ये लो, पकड़ो इसे, मनहूस कहीं की। मुझे तो समझ ही नहीं आता कि इस पूरे महल के भीतर से भला कब हमारा तुमसे हमेशा के लिए पीछा छूटेगा। रोज रोज इस टूटे कमरे में आकर तुम्हें यह खाना देना मेरे बस की बात नहीं है। वह नौकरानी अद्विका के सामने खड़ी होकर उसे इस कदर घूर रही थी और अपने तेवर दिखा रही थी मानो अद्विका कोई राजकुमारी नहीं, बल्कि खुद उस नौकरानी के अपने घर का कोई फ्री का बासी खाना पिछले 15 सालों से मुफ्त में तोड़ रही हो। अद्विका ने अपनी पूरी लाइफ में आज तक किसी भी मामूली इंसान से अपने लिए ऐसा घटिया बिहेवियर और ऐसा सरेआम जिल्लत भरा बर्ताव कभी नहीं झेला था। उस मामूली नौकरानी की यह बकवास बात सुनते ही अद्विका के भीतर से अचानक एक बहुत ही ज्यादा डरावना, हिंसक और बेहद खतरनाक कोल्ड ऑरा फूट पड़ा। उस कमरे के आसपास का पूरा तापमान एक सेकंड के भीतर साक्षात मौत जैसी ठंडी हवा में बदल गया। अद्विका की वे गहरी हरी आंखें इस समय अंधेरे में इस कदर खूंखार लग रही थी कि वह साफ बयां कर रही थी कि वह बिना एक पल भी सोचे अपनी सिर्फ उंगलियों के एक ही वार से इस सामने खड़ी बदतमीज नौकरानी की जान उसी पल हमेशा के लिए ले सकती है। लेकिन वह नौकरानी, जिसे पिछले पूरे 15 सालों से इस अद्विका को हर वक्त इसी तरह परेशान करने, उसे जलील करने और उसे नीचा दिखाने की एक बहुत ही गंदी आदत पड़ चुकी थी, उसने आज अद्विका के शरीर और उसकी आंखों में आए इस इतने बड़े और खौफनाक बदलाव पर डर के मारे जरा सा भी ध्यान बिल्कुल नहीं दिया। वह अपनी ही घमंड की धुन में अंधी बनी खड़ी रही। अद्विका ने अपनी उन भींचती हुई मुट्ठियों को देखा
और बहुत ही कड़ाई के साथ अपने भीतर उमड़ते हुए उस खूंखार गुस्से को पूरी तरह से कंट्रोल किया। उसने मन ही मन एक बहुत ही ठंडी सांस ली और खुद को अंदर से समझाते हुए कहा, अद्विका, शांत हो जाओ। अभी अभी इस 2 कौड़ी की नौकरानी पर अपनी ताकत जाया करने का बिल्कुल सही समय नहीं है। बस बस कुछ और दिनों का थोड़ा सा सब्र और रखो। बहुत जल्द इस नौकरानी को और इसके जैसे हर एक गद्दार को बहुत ही अच्छे से सबक सिखाऊंगी। मैं इसे और इसके बड़े मालिकों को इस जिंदगी में नौकर और असली मालिक के बीच का जो फर्क होता है वह बहुत अच्छे से समझा कर रहूंगी। यह सोचते ही अद्विका की उन गहरी हरी आंखों के भीतर प्रतिशोध की एक बहुत ही ठंडी और डरावनी चमक दौड़ गई। उसने अपने चेहरे के खतरनाक और आदमखोर अंदाज में उस नौकरानी के चेहरे को एक आखिरी बार घूर कर देखा। लेकिन वह बदनसीब नौकरानी अपने आने वाले इस भयानक अंजाम से पूरी तरह बेखबर बनी रही। वह अपने मुंह ही मुंह में कुछ गंदी बातें और गालियां बुदबुदाती हुई, बहुत ही एटीट्यूड के साथ पैर पटकती हुई उस अंधेरे गलियारे से बाहर की तरफ चली गई। उस नौकरानी के चले जाने के बाद अद्विका ने अपने कदम पीछे खींचे और कमरे का भारी लकड़ी का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसने अपने हाथ में थामी हुई उस बासी खाने की प्लेट की तरफ अपनी नजरें घुमाईं। उस ठंडे चावल और सूखी सब्जी को देखकर उसकी आंखों का वो कड़ापन और उसकी वे हरी आंखें बिल्कुल बर्फीली और कोल्ड हो गईं। द पॉइजन क्वीन रीबॉर्न एज अ प्रिंसेस। चैप्टर 4 राजकीय औषधालय में घुसपैठ। अद्विका ने उस बासी और ठंडे खाने को खा लिया। भले ही उसे अपनी पिछली शानदार जिंदगी में ऐसा घटिया और जूठा खाना खाने की जरा सी भी आदत नहीं थी, लेकिन इस वक्त खुद को जिंदा रखने के लिए उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन बिल्कुल नहीं था। उसने जैसे तैसे अपना पेट भरा और बहुत ही सब्र के साथ रात के पूरी तरह ढलने का इंतजार करने लगी। देखते ही देखते रात के करीब 12 बज चुके थे। पूरा राजमहल इस समय गहरी नींद के आगोश में सोया हुआ था और चारों तरफ सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। अद्विका अपनी जगह से खड़ी हुई। उसने एक बार फिर से वही अपने बड़े भाई के काले कपड़े पहन लिए। उसने एक बड़ा सा रुमाल उठाया और उससे अपने पूरे चेहरे और मुंह को बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर लिया। अब जो अंधेरे में अंजाम देने जा रही थी वह बेहद खतरनाक था। अगर उस काम को करने में उसे जरा सी भी कोई प्रॉब्लम हो गई या महल के किसी गार्ड ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया तो इस बार खेल बहुत बड़ा हो जाता और उसकी जान तक जा सकती थी। लेकिन उसे अपने आने वाले भविष्य को पूरी तरह से सुरक्षित और शक्तिशाली बनाने के लिए अपनी लाइफ में यह रिस्क आज रात लेना ही था। उसने एक गहरी और लंबी सांस ली। उसने अपनी टेबल की तरफ कदम बढ़ाए, वहां रखी दवा को उठाया और बिना कोई सवाल किए उसे चुपचाप अपने मुंह में डालकर खा लिया। इसके साथ ही उसने उस मिट्टी के भारी बर्तन को भी अपने मजबूत हाथों में उठा लिया जिसके भीतर उसने पिछले 5 घंटों से उबालकर अपनी वो खास रहस्यमय दवा तैयार करके रखी थी। वह उस बर्तन को लेकर बहुत ही दबे कदमों से चलती हुई महल के गुप्त और अंधेरे रास्तों से होकर छुपते छुपाते आगे की तरफ जाने लगी। अद्विका इस समय महल के जिस जर्जर और वीरान हिस्से के भीतर अकेली रहती थी, ठीक उसी के बिल्कुल बगल में ही इस राज्य का मुख्य राजकीय औषधालय बना हुआ था। महल के एक अलग और सुरक्षित हिस्से में राजकीय औषधालय बना हुआ था। यही पूरे राज्य के मुख्य राजवैद्य और उनके सभी सहायक थे। पूरे राजमहल के भीतर इस्तेमाल होने वाली जितनी भी कीमती औषधियां, दुर्लभ जड़ी-बूटियां और जरूरी चिकित्सा सामग्री होती थी, वह सब की सब इसी सुरक्षित स्थान के भीतर पहरे में रखी जाती थी। इस औषधालय को मुख्य राजमहल से इतनी दूर, इस सुनसान कोने में सिर्फ इसीलिए बनाया गया था।
ताकि जब भी वैद्य जी यहाँ नई दवाओं का निर्माण करें या यहाँ किसी नई फैलने वाली जानलेवा बीमारी का परीक्षण करें, तो उससे मुख्य महल के बाकी बड़े राजा रानियों और शाही मेहमानों को जरा सी भी कोई परेशानी ना हो। क्योंकि उस पुराने जमाने में बहुत सी ऐसी बीमारियां होती थी जो हवा के जरिए बहुत तेजी से फैल सकती थी। और दूसरी सबसे बड़ी वजह यह थी कि उस टाइम पर जो आयुर्वेदिक दवाएं बनाई जाती थी, उन्हें जब बड़े बर्तनों में घंटों उबाला जाता था तो उनके भीतर से निकलने वाली सुगंध और धुआं बहुत ही ज्यादा तेज होता था, जो हवा के साथ बहुत दूर दूर तक फैल जाता था। उस तेज गंध से महल के लोगों को होने वाली सिरदर्द और परेशानी से बचाने के लिए ही इस औषधालय को इस सूने कोने में बनाया गया था। लेकिन आज यही एकांत भूगोल अद्विका के इस प्लान में उसके बहुत बड़े काम आने वाला था। अद्विका ने औषधालय की मुख्य इमारत से थोड़ी ही दूरी पर एक घने पेड़ की छांव में खड़े होकर बहुत ही पैनी नजरों से वहां का पूरा जायजा लिया। उसने देखा कि मुख्य दरवाजे के पास कई गार्ड्स और पहरेदार पहरा दे रहे थे, लेकिन अद्विका के दिल के भीतर उन सिपाहियों को देखकर डर का एक छोटा सा कतरा भी नामात्र नहीं आया। इस निडरता की सबसे पहली वजह तो यह थी कि उसके पास अपने मॉडर्न टाइम से सीखी हुई मार्शल आर्ट्स की गजब की फाइटिंग स्किल्स थीं, जिनकी मदद से वह इन पुराने जमाने के सिपाहियों को पलक झपकते ही बहुत आसानी से धूल चटा सकती थी। और दूसरी वजह, उसकी नजर अचानक अपने हाथ में थामे उस मिट्टी के बर्तन पर गई जिसके भीतर उसकी बनाई हुई वो सीक्रेट दवा मौजूद थी। उस दवा को देखते ही अद्विका के उन गुलाबी होठों पर एक बहुत ही गहरी और शातिर डेविल स्माइल आ गई। वह बहुत ही खामोशी से बिल्ली के कदमों से चलती हुई थोड़ा और करीब गई। वह मुख्य दरवाजे के पास बनी एक पुरानी पत्थर की दीवार के पीछे बहुत ही चालाकी से छुप गई ताकि कोई भी गार्ड उसे आंख उठाकर देख ना सके। भले ही औषधालय के बाहर कड़ा पहरा था, लेकिन चूंकि यह आधी रात का समय था, इसलिए वहां ड्यूटी पर तैनात गार्ड्स की संख्या ज्यादा बिल्कुल नहीं थी। और दूसरा सच यह था कि यह कोई राजकोष या खजाना तो था नहीं जहां कोई चोर आकर चोरी करे या राजा को नुकसान पहुंचाए। इसी वजह से यहां तैनात किए गए जो पहरेदार थे, वे शाही सेना के कोई बहुत बड़े या पूरी तरह से ट्रेंड गार्ड्स बिल्कुल नहीं थे। वे सब अपनी ड्यूटी पर काफी सुस्त नजर आ रहे थे। अद्विका ने दीवार के पीछे बैठकर उस मिट्टी के बर्तन को बहुत ही आराम से जमीन पर रखा। उसने अपने हाथ बढ़ाए और उस बर्तन के ऊपर से भारी ढक्कन को पूरी तरह से हटा दिया। ढक्कन के हटते ही उस बर्तन के भीतर से वह अदृश्य चमकीली गैस और धुआं बहुत ही तेजी से बाहर निकलकर हवा के झोंकों के साथ सीधे उन गार्ड्स की दिशा में बहने लगा। अपना काम पूरा करके अद्विका बहुत ही फुर्ती से वहां से पीछे हट गई और काफी दूर जाकर छुप गई। यह खास दवा अद्विका ने अपने पिछले जन्म में पॉइजन क्वीन के रूप में बहुत ही रिसर्च करके बनानी सीखी थी। यह कोई मामूली जहर नहीं था। इस केमिकल की सबसे बड़ी खासियत यह थी कि इसके हवा में मिल जाने के बाद दुनिया का कोई भी बड़ा डॉक्टर या राजवैद्य इसका सुराग अपनी लैब में लगा पाने में लगभग पूरी तरह से नामुमकिन था। देखते ही देखते वह अदृश्य धुआं जैसे ही हवा के साथ उड़कर उन पहरेदारों के नथुनों से टकराया, वहां खड़े सभी गार्ड्स को अचानक से बहुत ही ज्यादा तेज और भयानक नींद आने लगी। उनके सिर भारी होने लगे और वे सब के सब एक साथ खड़े खड़े बहुत बड़ी बड़ी जम्हाई लेने लगे। तभी मुहाने पर खड़े एक पहरेदार ने अपनी आंखें मलते हुए भारी आवाज में कहा, ओए, पता नहीं क्यों आज रात अचानक से कुछ ज्यादा ही नींद आ रही है। मेरी तो आंखें खुली भी नहीं रह पा रही हैं। तभी उसके बगल में खड़े दूसरे सिपाही ने भी अपना सिर हिलाया और थकी हुई आवाज में कहा, हाँ भाई, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो।
मेरा भी पूरा बदन कमजोरी से टूट रहा है। अभी वह दूसरा सिपाही अपनी बात पूरी तरह से मुंह से बोल भी नहीं पाया था कि उनके कुछ भी समझने या संभलने से पहले ही अचानक एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ। वहां तैनात सभी के सभी गार्ड्स जहां पर खड़े थे, वे सब के सब एक साथ भारी आवाज के साथ सीधे जमीन के फर्श पर ढेर होकर गिर पड़े। वे सब के सब पल भर में एक बहुत ही ज्यादा गहरी और खौफनाक नींद की आगोश में समा चुके थे। उनके खर्राटों की आवाज गूंजने लगी थी। अद्विका बहुत दूर एक बड़े पेड़ के पीछे शांत खड़ी होकर अपनी आंखों से लाइव यह पूरा नजारा देख रही थी। उसके होठों की वह डेविल स्माइल और ज्यादा गहरी हो गई। उसने यह जो खास दवा बनाई थी, इसकी सुगंध और इसका प्रभाव हवा के भीतर बहुत ही ज्यादा तेज होता था। लेकिन इस केमिकल की सबसे बड़ी बात यह थी कि जब यह हवा में फैलता था तो किसी भी इंसान की नाक को इसकी कोई भी गंदी गंध या स्मेल जरा सी भी महसूस बिल्कुल नहीं होती थी। और इसे महज एक बार अपनी सांसों के जरिए अंदर खींच लेने के बाद कोई भी मजबूत से मजबूत इंसान भी बहुत ही तेजी से गहरी बेहोशी और नींद के वश में आ जाता था। और इस दवा की सबसे खास और इम्पॉर्टेंट बात यह थी कि इस केमिकल के असर से बहुत ही आसानी के साथ, बिना किसी शोर शराबे के, किसी भी बड़े से बड़े कड़े सुरक्षा घेरे और पूरे एरिया को पल भर में पार किया जा सकता था। अद्विका के अपने खुद के शरीर पर इस नींद की दवा का जरा सा भी कोई असर इसलिए बिल्कुल नहीं हुआ था क्योंकि उसने बाहर निकलने से पहले ही अपनी टेबल पर रखी इसकी असली काट यानी इसका एंटीडोट खाकर खुद को सुरक्षित कर लिया था। यही तो वह कारण था जिसकी वजह से उसकी पिछली लाइफ में पूरी दुनिया के बड़े बड़े माफिया किंग उसे सिर्फ और सिर्फ पॉइजन क्वीन के नाम से बुलाते थे और उसका नाम सुनते ही डर के मारे कांप उठते थे, क्योंकि उन दुश्मनों को अपने ऊपर होने वाले वार का पता चलने से बहुत पहले ही अद्विका का वह सीक्रेट जहर उनके पूरे साम्राज्य को पूरी तरह से तबाह और डिस्ट्रॉय करके रख चुका होता था। वह बिना खून बहाए तबाही मचाना जानती थी। अद्विका ने जब दूर से पूरी तरह से कंफर्म कर लिया कि वहां तैनात सभी के सभी पहरेदार अब पूरी तरह से बेहोश हो चुके हैं और गहरी नींद में सो चुके हैं, तो वह चलती हुई दीवार के पीछे से बाहर आई और उस राजकीय औषधालय के दरवाजे को ढकेलकर उसके भीतर एंट्री ली। जैसे ही वह औषधालय के विशाल हॉल के भीतर आई, वहां का पूरा माहौल बिल्कुल सुनसान और खामोश पड़ा था। आधी रात का समय होने की वजह से इस वक्त उस पूरी बड़ी इमारत के भीतर कोई भी राजवैद्य, उनका कोई सहायक या कोई भी दूसरा इंसान मौजूद नहीं था। वहां दिन के वक्त ही सारा काम होता था और रात के समय यहाँ सिर्फ बाहर खड़े पहरेदार ही पहरा दिया करते थे, जो अब अद्विका के पैरों के पास बेजान सो रहे थे। अद्विका की हरी आंखें उस अंधेरे कमरे के भीतर रखी अलमारियों को खंगालने लगी। तो दोस्तों, चैप्टर 3 और चैप्टर 4 यहीं खत्म होते हैं। इस बार अद्विका ने सिर्फ जहर तैयार नहीं किया, बल्कि अपनी पहली बड़ी चाल भी चल दी है। लेकिन असली सवाल यह है कि राजकीय औषधालय के अंदर अद्विका आखिर ढूंढ क्या रही है? क्या उसका यह खतरनाक प्लान कामयाब होगा? क्या कोई उसे औषधालय के अंदर पकड़ पाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, अद्विका के बदले की शुरुआत आखिर किससे होने वाली है? अगर आपको द पॉइजन क्वीन रीबॉर्न एज अ प्रिंसेस की कहानी पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक छोटा सा सपोर्ट मुझे आगे और चैप्टर्स लिखने के लिए बहुत मोटिवेशन देता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में।